ये स्क्रीन शेयर अभी मैम अलाउ नहीं हो रहा है, इसको स्टार्ट कर दीजिए। ओके हाँ मैंने start कर दिया। ओके मैम फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज क्लास। सो आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था अप टू दिस टॉपिक, जिसमें हमने इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड कुछ एविडेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे, एविडेंसेस बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हमने एविडेंसेस बेस्ड ऑन इवोल्यूशन पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में पढ़ा था, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। ठीक है, तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ना यहाँ पे जो मेन जो की कंसेप्ट्स हैं इस थ्योरी के, उनके ऊपर फोकस करना है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे डार्विन हैड पब्लिश्ड ए बुक। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो डार्विन ने बुक पब्लिश की थी उस बुक का नाम क्या था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उस बुक का जो टाइटल दिया गया था वो था हमारा दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जो डार्विन ने जो बुक पब्लिश की उसका जो टाइटल था वो क्या था, दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये इस बुक का जो है टाइटल था, दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, फिर आपके पास आता है नेक्स्ट वन। While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce। ठीक है, जब भी जो है डार्विन ने अपनी जो बुक थी वो पब्लिश की थी, तो डार्विन ने जो है वो उसमें क्या बताया था, डार्विन ने उसमें ये बताया था कि डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट था वो इसमें जो है इंक्लूड किया गया। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट वन आता है हमारा, देन नेक्स्ट वन, इसमें हम जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसे इसमें हमने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में जो है वो बात की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हम स्लाइड यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर, नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट था, ही प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इवोल्यूशन। तो इसके ऊपर बेस्ड जो है वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था वो हमारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे लगेगा दैट इज द डार्विन। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था वो हमारा डार्विन के अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन। तो डार्विन के बारे में जो है वो इस साइंटिस्ट की इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ही शोड दैट ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जो आपके इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। ठीक है, डार्विन ने जो है वो प्रपोज की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या शो किया कि ऑल द स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व हुए हैं, और इस चीज के लिए जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जो है वो लगे हैं फ्रॉम द, और इन सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो बेसिकली जो डार्विन थे, डार्विन का मानना ये था, डार्विन का मानना ये था कि जितनी भी जो स्पीसीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये जो है ग्रेजुअली इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब उसके लिए जो है वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जो है वो लगे हैं। ठीक है, और एंसेस्टर जो है इनके कॉमन है। सो ही प्रपोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट देखे। एक तो हमने यहाँ पे देखा हमारा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, ठीक है, या जब हम यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की ही बात करते हैं, तो ये मेन क्राइटेरिया यहाँ पे क्या निकल के आता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने जो है वो दिया गया है। देखिए, द नेचुरल सिलेक्शन also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish। ठीक है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, नेचुरल सिलेक्शन का जो मेन फंडा है, ये हमें यहाँ पे क्लियर रखना है। नेचुरल सिलेक्शन का जो है वो मेन जो है मीनिंग क्या हुआ कि नेचर जो है सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को जो है वो सिलेक्ट करेगा, नेचर के द्वारा सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि सर्वाइवल ऑफ क्या होगा हमारा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला यहाँ पे कंसेप्ट हमें माइंड में रखना है कि आपके पास जो नेचर है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेगा विच आर फिट टू लिव, जो कि फिट है रहने के लिए, एंड द रेस्ट पेरिश। ठीक है, और बाकी जो है सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो यही इसका मेन क्राइटेरिया है हमारे पास कि नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये बन जाता है ना, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सिंपली ये नेचुरल सिलेक्शन का मानना क्या है कि नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फिट टू लिव एंड द रेस्ट पेरिश। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास आपको बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये बात हमें क्लियर हो गई, डार्विन का जो मेन जो कंसेप्ट थे, की पॉइंट थे। फिर एक चीज हमें यहाँ पे ये ध्यान में रखनी थी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक जो टाइटल था, है ना, डार्विन ने, सो डार्विन हैड पब्लिश द बुक जिसका टाइटल जो है वो क्या रखा गया, जिस बुक का टाइटल रखा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्लियर, तो इतनी चीज हमें इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे डार्विन का एक्चुअली इवोल्यूशन को लेके, इवोल्यूशन को लेके जो है, इवोल्यूशन को लेके जो है बहुत सारे जो कंसेप्ट थे वो जो है वो सामने आए। वो क्या सामने आए हमारे पास, वो तो एक तो आपके पास जो है इसमें आता है हमारे पास, देखिए एक तो आपने यहाँ पे ये देखा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा जो है हम यहाँ पे क्या फोकस कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं आपका जो कि आता है लेमार्किज्म। तो लेमार्किज्म जो है आपका क्या है, सो लेमार्क proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind these morphological changes is activities or laziness of that organism। लेमार्क ने प्रपोज किया कि जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का क्या मतलब होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पे जो हम चेंजेस देखते हैं, वो फीचर्स जो है आपके क्या कहलाते हैं, वो फीचर्स हमारे पास कहलाते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल, जब जैसे हम फीचर्स की भी बात करें हम बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मतलब जिन चीजों को हम एक्सटर्नली जो है वो देख के बता रहे हैं। ठीक है, वो हो गया आपका मॉर्फोलॉजिकल। तो देखिए, लेमार्क प्रपोज दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, लेमार्क ने ये प्रपोज किया कि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, वो ही जो है इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन मतलब उनकी जो ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट होनी है, जो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होनी है उन ऑर्गेनिजम्स की, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए, उसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट के लिए जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, मतलब इवोल्यूशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड द रीजन बिहाइंड। और फिर यहाँ पे ये बोला गया सिंपली कि अब सवाल ये उठता है कि जो भी ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, है ना, इनके पीछे का जो है वो रीजन क्या बताया गया, तो इनके पीछे का जो रीजन है वो बताया गया एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। So he called this concept as principle of use or disuse of organs। तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कि इन्होंने जो है इस कंसेप्ट को जो है, ये जो कंसेप्ट था लेमार्क का, इसी को जो है इन्होंने क्या बोला, इसी को इन्होंने बोल दिया यूज या डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यानी कि मतलब जब हम उस ऑर्गन का जो है वो ऑर्गन का यूज कर रहे हैं
या हम उस ऑर्गन का जो है वो डिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही जो है मतलब बेसिकली मतलब जिन ऑर्गन्स का जो है हम यूज करेंगे, जिन ऑर्गन्स का जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो मतलब वो तो जो है वो तो प्रॉपर जो है और भी ज्यादा अच्छे से काम करेगा। लेकिन जिसका हमने डिसयूज नहीं किया, जिसका हमने यूज नहीं किया, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। जिसका हमने यूज नहीं किया वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा मानना था, मतलब बेसिकली लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एक हम क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लेजीनेस शो कर रहा है, अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लेजीनेस शो कर रहा है, तो एक तरह से जो है हमें ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे निकल के आता है कि उसका वो जो ऑर्गन है जिसका उसने डिसयूज किया, वो ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका वो ऑर्गन धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा डिसअपियर। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम फिर से देखते हैं। इसमें ये बोला गया कि ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब जिस ऑर्गन से आप जो है वो अच्छा खासा काम लेंगे, वो ऑर्गन और भी ज्यादा जो है वो विकसित होता जाएगा, जबकि जिस ऑर्गन से आपने काम नहीं लिया वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला कंसेप्ट किसने दिया? अगर क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे ये कंसेप्ट जो है वो दिया गया लेमार्क के द्वारा, ठीक है। अब आप आगे आ जाइए। फर्दर ही सैड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations। देखिए क्या देखने को मिला, उन्होंने ये लेमार्क ने ये बताया कि जो नेक ऑफ जिराफ था वो काफी ज्यादा जो है वो लॉन्ग हो गया ड्यू टू, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ट्री है ना, इसकी ब्रांचेस हैं, तो पत्ते अगर इसके ऊपर हैं, तो जो जिराफ है, ये जिराफ है, तो जिराफ क्या करेगा, जिराफ को जो है वो ऊपर की तरफ जो है एक तरह से उसको स्ट्रेच होना पड़ेगा उन लीव्स को खाने के लिए, है ना, उन ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए उसको अपनी गर्दन को थोड़ा जो है वो स्ट्रेच करना पड़ेगा जिराफ को, ठीक है। तो मतलब ये कंसेप्ट जो है इन्होंने लिया, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि नेक ऑफ जिराफ, तो याद रखना अगर क्वेश्चन आता है कि नेक ऑफ जिराफ वाला जो कंसेप्ट था वो किसके ऊपर आधारित था, तो यहाँ पे आपका लेमार्किज्म वाला कंसेप्ट आता है। तो फर्दर ही सेड दैट नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स, ठीक है। टॉल प्लांट्स के जो लीव्स थे उनको खाने की वजह से, जो आपके टॉल प्लांट्स के जो लीव्स थे उनको खाने की वजह से एक्चुअली जो जिराफ था उसका जो नेक था वो हो गया काफी ज्यादा लॉन्ग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें माइंड में रखना है, बाय एक्सटेंडिंग, क्योंकि हमने पढ़ा अभी अभी कि बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशंस तक, ये उन्होंने इवोल्यूशन में देखा। सो सिमिलरली शोल्डर्स, ठीक है, ये आपको जो है वो बेसिकली जो है वो याद रखना है मेन चीजें। ये एक तो मैं देखिए ये वाला आपको बता रही हूँ जिराफ वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये वाला विंग्स वाला है ना, दूसरा ये वाला आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ठीक है, जैसे कि आपके पास कुछ बर्ड्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच है ना, हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज, क्योंकि जो है इनका जो है वो कोई यूज देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से ये जो मतलब जैसे आपको पहले की कंसेप्ट बताया कि एक्चुअली इसका जो मेन जो एम है वो क्या है कि जिस ऑर्गन का जो है आप यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे हो जाएगा डिसअपियर, है ना, जिसका आपने यूज नहीं किया वो हो गया धीरे धीरे डिसअपियर। तो जैसे जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच है, ठीक है, उसके जो विंग्स थे वो हो गए काफी वीक क्योंकि उसमें कोई यूज नहीं हुआ, इसीलिए ये फ्लाइटलेस हो गए। हमें पता है ना आज की डेट में ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाइटलेस होता है, नहीं उड़ सकता है, तो ऐसा बर्ड है क्योंकि उसके विंग्स काफी वीक हो गए, ठीक है, नो यूज के कारण। सो लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक, मतलब लेग्स ऑफ बर्ड्स लाइक, जैसे कि जो है हम बात करें स्वान के लेग्स, ये जो हमारे पास स्वान और डक के लेग्स की अगर हम बात करें, सो लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वान एंड डक हैव बिकम यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर। देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कि मतलब जिस ऑर्गन का यूज किया वो और भी ज्यादा जो है अच्छा हो गया, है ना, वो और भी ज्यादा काम का हो गया यानी कि।
तो इसमें एग्जाम्पल ये बताया गया कि लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वैन, जैसे कि स्वैन के आप बात करो, उसकी लेग्स की बात करो अगर आप, है ना, डक के जो लेग्स हैं उसकी बात करें अगर हम, तो ये क्या, इनके जो लेग्स थे ना वो स्विमिंग के लिए, वो तैरने के लिए, है ना, वो तैरने के लिए जो है वो काम में आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर रहेंगे तो वहां पे वो स्विमिंग के काम आ गए। एंड द स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी। जबकि अगर मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं स्नेक्स की बात करूं, तो स्नेक्स ने जो है वो अपनी जो लेग्स थे उनको लॉस कर दिया, क्योंकि उनकी उसकी बॉडी में जो है वो काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव देखने को मिले बाय ब्राउजिंग देयर हैबिटेट। देखो बेसिकली मतलब कुछ एक थे ऐसे एनिमल्स जिनके, या बर्ड्स जिनके जो आपके पास ऑर्गन्स थे वो आपके पास डिसअपियर हो गए, है ना, तो वो एग्जांपल्स हमने देखे। तो ऑल दिस एग्जांपल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर के टाइप्स हैं ये, एंड आर ट्रांसफर्ड। एक्वायर्ड क्या होता है, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो कि, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कैरेक्टर है कि हाँ जी ये लेग्स हैं, लेग्स जो है यहाँ पे स्विमिंग के काम आए, है ना, तो ये कैरेक्टर हो गया। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होंगे, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आएंगे, उन कैरेक्टर्स को हम नाम दे देते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो ऑल दीज एग्जांपल्स आर टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, है ना। तो इसी को ही जो है हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें वर्ड से ही बात समझ में आ रही है एक एक बात, है ना, मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे जो कि पिछली जनरेशन से आए, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है वो जा रहे हैं, है ना, मतलब उनका क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है ना, मतलब वो जो कैरेक्टर्स जो प्रीवियस जनरेशन से आए वही कैरेक्टर्स जो है आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रहे हैं। तो इसी को ही हम नाम दे देते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और एज ये किसके द्वारा दिया गया है, लेमार्क के द्वारा, इसी वजह से हम इसको, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लेमार्किज्म का कंसेप्ट बोल देते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको लेमार्किज्म का कंसेप्ट बोल देते हैं। तो आप देखिए जिराफ का जो आपको एग्जाम्पल बताया वो यहाँ पे आपके सामने इमेज में बताया गया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं जिराफ के एग्जाम्पल को थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए हमने जिराफ वाला वो नेक वाला एग्जाम्पल पढ़ा, देखिए आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज। एक तो हो रहा है कि हमने जो है वो किसी ऑर्गन से अच्छा खासा काम लिया, तो वो ऑर्गन जो है वो और भी ज्यादा जो है वो विकसित हो गया, वो ऑर्गन जो है हमारे शरीर में और भी ज्यादा विकसित हो गया। जब हमने उससे अच्छा खासा काम लिया तो वो ऑर्गन जो है हमारे शरीर में जो है और भी अच्छी तरह से जो है वो विकसित हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि जो ऑर्गन है उसका हो गया डीजनरेशन, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि किसी ऑर्गन का जो है हमारी बॉडी में क्या हो गया, हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन जो है वो खत्म हो गया, किसी ऑर्गन की जो है वो डीजनरेशन देखने को मिली, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, या फिर वो ऑर्गन खत्म हुआ, वो ऑर्गन डीजनरेट हुआ ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाज रिजेक्टेड। देखिए इसमें मेन बात ये है कि ये चीज जो है ये चीज तो चलिए काम की है हमारे पास कि जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, है ना। अब एक बात तो इसमें ये बोली कि जो कैरेक्टर्स थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर्स थे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। और एक बात तो ये डीजनरेशन वाली बात बोलती है हमारे सामने बेसिकली, तो ये बात तो चलिए ठीक है कि जिस ऑर्गन का जो है हमने जो है जिस ऑर्गन से काम लिया वो ऑर्गन और भी ज्यादा विकसित हो गया, उस ऑर्गन का और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, है ना, जब हमने किसी ऑर्गन से काम लिया। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डे टू डे लाइफ का। जैसे मान लीजिए आपको जो है वो, आप जो है बहुत ज्यादा बीमार हो गए और आपको डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट, ठीक है, तो आप चले नहीं फिरे नहीं 2 महीने तक मान लो, है ना, बेड पे ही हो आप लोग। तो आपको क्या होगा कि जब आप उसके बाद जब आप अपनी एक्टिविटीज पे वापस आएंगे तो आपको काफी ज्यादा वीकनेस होगी शरीर में, है ना, लेग्स में आपको हो सकता है पेन स्टार्ट हो जाए, है ना,
क्योंकि आपने जो है वो अपनी बॉडी के ऑर्गन से काम नहीं लिया, इसकी वजह से वो धीरे धीरे जो है वो वीक पड़ गया। जबकि जिससे काम लेंगे वो और भी ज्यादा जो है वो उस ऑर्गन की क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। तो यही जो है वो मेन क्राइटेरिया था हमारे पास, जो लेमार्किज्म का जो कंसेप्ट है उसका उसका जो है मेन क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखना है। उसका मेन क्राइटेरिया हमारे पास यही सामने आता है। ठीक है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें फोकस करनी है। लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, चलिए इतनी बात तो ठीक है कि जिन ऑर्गन से आपने काम लिया उनका हो गया डेवलपमेंट, है ना। लेकिन जिनका जो है हमने मतलब काम लिया वो उनका हो गया डेवलपमेंट, नहीं लिया वो हो गया डीजेनरेट धीरे धीरे। बट ये चीज तो जो है वो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन आगे जाके ये चीज रिजेक्ट हो गई कि ये करेक्टर्स जो है वो मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को रिजेक्ट किया गया, इस बात को रिजेक्ट किया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेमार्क की जो थ्योरी थी वो हमारे पास जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेमार्क की जो थ्योरी थी वो जो है वो जो है डिसप्रूव्ड जो है वो क्यों हुई। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेमार्क की थ्योरी जो है वो डिसप्रूव क्यों हुई। तो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि क्यों इनकी थ्योरी डिसअप्रूव हुई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये डिसअप्रूव क्यों हुई लेमार्क की थ्योरी। राइट, तो बेसिकली क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमने बोला कि करेक्टर्स जा रहे हैं, ये बात तो हमें क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लेमार्क की थ्योरी जो है वो डिसअप्रूव क्यों हुई, तो इसके पीछे का जो है वो रीजन हम यही बोलेंगे कि इस बात को जो है वो इसमें बोला गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स जा रहे हैं, है ना, इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया, तो इसीलिए ये थ्योरी हो गई आपकी डिसअप्रूव। क्लियर है, तो इस बात को हमें यहाँ पे फोकस करना है। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेशिएशन वाला कंसेप्ट। तो स्पेशिएशन वाला जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो है वो न्यू स्पीसीज बन रही हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। ये आपके पास बेसिकली मेरे पास स्पेशिएशन का मतलब क्या हुआ, स्पेशिएशन का सिंपली मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो नई स्पीसीज बन रही हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की जो है हमारे पास नई स्पीसीज बनना ही क्या कहलाता है, स्पेशिएशन कहलाता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है स्पेशिएशन की, ये डेफिनेशन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्पेशिएशन क्या है। तो आप बोलेंगे कि जो नई स्पीसीज बनना, प्लांट्स और एनिमल्स की नई स्पीसीज बनना ही हमारे पास जो है वो स्पेशिएशन कहलाता है। राइट, सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ plants and animals is called as your speciation। तो ये देखियो, ये डेफिनेशन जो आपको बताई ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जो है, एक बार मैं उसको फिर से रीशेयर करूंगी, और एक बार जो है हम ब्लैंक स्लाइड पे भी जो है कुछ जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब जो है हम शॉर्ट नोट्स इसके प्रिपेयर करेंगे तो हमें और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, तो वो हम क्लास के एंड में करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता लग गया स्पेसिएशन का मतलब क्या हुआ। स्पेसिएशन का मतलब जो है वो क्या होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। So species is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural phenomena। स्पीसीज जो है आपके पास क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि फर्टाइल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ईच स्पीसीज ग्रो इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस। हर स्पीसीज जो है वो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन में ही जो है ग्रो करती है। Their food, habitat, reproductive ability and period is different. However, genetic variation is important, is responsible for formation of new species from earlier one। यानी कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, जो नई स्पीसीज जो है वो बन रही है प्रीवियस से या अर्लियर से, उसके लिए जेनेटिक। एक्चुअली जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंसेस। वेरिएशन जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है,
small differences seen between the individuals of सेम स्पीसीज। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास ना सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो छोटे छोटे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें अपनी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है वो एग्जैक्ट कॉपी हैं अपने पेरेंट की, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत जो है हमारे में बदलाव है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ दैट हम सभी जो है वो, हम सबकी स्पीसीज सेम है। ठीक है, तो यही जो स्मॉल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इन्हीं स्मॉल डिफरेंसेस को जो है हम वेरिएशन नाम दे देते हैं। ठीक है, इन्हीं स्मॉल वेरिएशंस को हम क्या नाम दे देते हैं, वेरिएशंस नाम दे देते हैं। So hence genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. ठीक है, so similarly geographical or reproductive isolation also leads to speciation. Right. तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिएशन ये ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि स्पीसीज की डेफिनेशन है ना, स्पीसीज क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल। कैसे अब इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे हमारे पास रिप्रोडक्शन के द्वारा, है ना। रिप्रोडक्शन के द्वारा जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि इंडिविजुअल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो आप बोलेंगे इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे थ्रू द रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपली क्या होता है कि अपनी ही तरीके के इंडिविजुअल्स को जो है प्रोड्यूस करना, अपने ही तरीके के इंडिविजुअल्स को जो है रिप्रोड्यूस करना, उसको बोला प्रोड्यूस करना, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जियोग्राफिकल चेंजेस है ना, जियोग्राफिकल चेंजेस, जैसे अब जिस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है ना, वहां पे किसी प्रकार का कोई बदलाव है ना, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को ना रहने के लिए जो है ना एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए, एक स्पेसिफिक वातावरण उसको चाहिए, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्पीसीज का डेफिनेशन और स्पेसिएशन का डेफिनेशन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। आगे हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसको सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टुडे हैज बीन said to be formed from very simple unicellular organisms due to evolution. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है भिन्नताएं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास हमारे इधर उधर जो है क्या है कि हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं है ना, एनिमल्स हैं, वो हमारे अर्थ पे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो, वो बनाता है हमारा एक बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज नोन टुडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरी सिंपल। उसको ये बोला गया कि जो भी आज की डेट में हम भिन्नताएं देखते हैं, चाहे हम प्लांट्स देख रहे हैं चाहे हम एनिमल्स देख रहे हैं, है ना, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिंपल यूनिसेलुलर, मतलब आपके पास सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। उन्हीं से ही जो है आज की डेट में आप जो भी जो है वो प्लांट्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, वो उन्हीं से ही बने हैं। धीरे धीरे जो है वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, तो ड्यू टू इवोल्यूशन। ठीक है, ये चीजें हमको यहाँ पे मेन बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि आगे हम जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ेंगे कि जर्नी ऑफ ह्यूमंस जो है वो किस तरह से हुई, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, वो हम यहाँ पे जरा पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक। अब ऐसा नहीं है कि हम जैसे एज ह्यूमंस आज की डेट में हम जो है होमोसेपियंस, तो हम मतलब ऐसे ही थे पहले से। क्या हुआ कि अब शुरुआत कैसे हुई, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको मेन इंटरेस्टिंग लगेगी यहाँ पे कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं आपके एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पे, वो हमारा क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है,
तो morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo. बेसिकली ना, जैसे आज की डेट में, अब आप देखिए पहले जो है हम कुछ मंकी की तरह, जब जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे ग्रेजुअल विकास होता गया, तो स्टार्टिंग में तो जो है वो हम जैसे मंकी की तरह, जिस प्रकार से एक मंकी होता है ना, कुछ इस तरह की आप देख सकते हो इमेज में। तो बेसिकली फिर लास्ट में जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, तभी आपके होमोसेपियंस जो है वो सामने आए। So the morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo, है ना? Genus क्या है? Homo है। About 20 lakh years ago, and thus skilled human developed, है ना? देखिए इतनी साल पहले की बात हो रही है, लगभग 20 लाख साल पहले अगर हम चले जाएं, है ना, तो उस टाइम से हम बात कर रहे हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्किल्ड ह्यूमन है, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है ना, एक एक जो शरीर का हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, और हमारी मतलब शरीर काफी ज्यादा मतलब डेवलप होके आगे जाके आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेन का आपको पिक्चर बताया गया है। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि जब लाइक ये मंकी लाइक ह्यूमंस थे इस तरह से, तो इनका ब्रेन आप देख सकते हो, फोटो बहुत छोटा सा बताया है, तो इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो बहुत ही कम था, और धीरे धीरे ब्रेन कैपेसिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता गया। इसकी वजह से फाइनली जो आज हम ह्यूमंस हैं वो हैं हम स्किल्ड ह्यूमंस। हमें बहुत सारे सोचने समझने की क्षमता है ना, स्किल्स जो है हमारे में है। तो एक तरह से तो इस तरह से इवोल्यूशन के दौरान आपका जो स्किल्ड ह्यूमन था वो डेवलप हुआ, राइट। तो देखिए आगे आपके सामने क्या लिखा है, आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लिखी है। क्या लिखा है? अबाउट 50 लाख ईयर्स एगो, लगभग 15 लाख साल पहले, ह्यूमन वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व्ड। लगभग 15 लाख साल पहले जो ह्यूमन थे उन्होंने जो है वो वॉक करना शुरू किया विद इरेक्ट पोस्चर, बिल्कुल सीधे पोस्चर। यहाँ पे देखो तो ये देखो, जब मंकी लाइक है थोड़ा झुक के आप इनका पोस्चर देख सकते हैं, थोड़ा झुक के इनका पोस्चर है, जबकि अब देखें तो हम बिल्कुल सीधे इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि स्ट्रेट, हमारा जो पोस्चर है वो क्या है, वो स्ट्रेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है वो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। So about 15 lakh years ago, human walking with erect posture was evolved. अच्छा, फिर बोला गया है ये माना जाता है कि जो एशिया और चाइना, अगर हम बात करें चाइना और इंडोनेशिया ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, तो वहां से मतलब ये शुरुआत हुई है ना, वहां से ये शुरुआत हुई लगभग 15 लाख साल पहले। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन आपको यहाँ पे इमेज बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for a period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. देखिए जो इवोल्यूशन हुआ, एक अपराइट मैन हमने पढ़ा अभी, अपराइट मैन है ना, कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ, धीरे धीरे ब्रेन भी डेवलप होता गया, ब्रेन भी और भी ज्यादा विकसित होता गया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 लाख ईयर्स। कम से कम कितने पीरियड तक? 1 लाख, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का, कुछ सालों का काम है, तो अबाउट 1 लाख ईयर्स, है ना, इतना टाइम। एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड, और धीरे धीरे ना फायर की डिस्कवरी भी जो है इन और ह्यूमन लाइफ, जो हमारे पास यहाँ पे एनिमल्स थे जो कि प्रॉपर ह्यूमन नहीं थे, है ना, मंकी की तरह कुछ दिखते थे, उन्होंने जो है उस प्रकार के जो ह्यूमंस थे उन्होंने जो है वो फायर की डिस्कवरी भी जो है वो कर दी, आग की खोज भी जो है वो कर दी। ठीक है, फिर अब आप जो है धीरे धीरे आपको बताया ना ब्रेन का विकास भी होता गया, है ना, ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ती गई। अच्छा, तो जो निएंडरथल मैन है, निएंडरथल मैन, ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल। निएंडरथल मैन को ना फर्स्ट एग्जाम्पल बोला गया सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों में, तो मतलब जो इवोल्यूशन हुआ उसके दौरान निएंडरथल मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन, है ना, इनको
जो है वो एक तरह से वॉइस मैन जो है वो समझा गया। इनको एग्जाम्पल समझा गया किसका, बुद्धिमान, है ना, जो वॉइस मैन है उसके लिए जो है इनको एग्जाम्पल्स जो है वो दिया गया है। निएंडरथल मैन कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉइस मैन। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आपके पास ना आगे बहुत अच्छे से जो है चीजों को बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो हम देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है ये सारा, आप जो है वो देख सकते हो इन इमेजेस से। पहले जो है वो ह्यूमंस जो है वो कुछ इस तरह से दिखते थे, फिर धीरे धीरे जो है वो इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे जो है वो विकास हुआ, है ना। तो किस तरह से आप देख सकते हो कि आज की डेट में जो ह्यूमंस हैं वो किस तरह से जो है डेवलप हुए। ठीक है, ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, ये बुक से तो हमने चलो देख लिया टेक्स्ट की जो जो है इसमें, एक बार हम इसके ऊपर बेस्ड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर तो आप लोगों को अपनी नोटबुक्स के ऊपर जो है जो पॉइंट्स हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो आपको नोट डाउन करना है। एक प्रॉपर वे में ह्यूमन इवोल्यूशन को हमें किस तरह से पढ़ना है वो हम यहाँ पे नोट्स तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या हेडिंग डालनी है, हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैं आपको ना यहाँ पे चार्ट बनवाऊंगी ना, आपको उसी सीक्वेंस में जो है वो चार्ट बनाना है ताकि आपको समझने के लिए हो जाए बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, और मैं इसके ना कुछ इमेजेस भी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे, तो वो भी जो है आपको एक बार देख लेने हैं। पहले हम यहाँ पे नोट्स बना लेते हैं इसके। सबसे पहले हमारे पास आता है डारियोपिथेकस। डारियोपिथेकस, ये बेसिकली मैं क्या पढ़ा रही हूँ कि ह्यूमन इवोल्यूशन में जो है वो किस तरह से, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए उनको बोला गया, जो मंकी लाइक थे उनको बोला गया डारियोपिथेकस। ठीक है, डारियोपिथेकस और एंड रामा पिथेकस। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या है हमारे, एक बार फिर से देखिए। डारियोपिथेकस, डारियोपिथेकस, दूसरे रामापिथेकस। ठीक है, तो ये दोनों सबसे पहले आए। डारियोपिथेकस, डारियो रामा सेम है, यहाँ पे लास्ट में लग गया हमारा पिथेकस, यहाँ पे भी लास्ट में क्या लग गया, पिथेकस, और आपका सेम है। ठीक है, तो जो डारियोपिथेकस और रामापिथेकस थे इनके लिए बोला गया है, हेडिंग आगे लगानी है, ये जो है कितनी साल पहले के हैं, ये है 15 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, 15 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये कितने पुराने हैं, 15 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अच्छा, जो डारियोपिथेकस थे उनको ये माना गया कि ये थे हमारे पास मोर एप लाइक। ठीक है, जैसे मंकीज की तरह, एक तरह से, है ना, मंकीज की तरह। एप्स में जैसे हमारे मंकीज आ जाते हैं तो मंकीज की तरह थे ये कुछ कुछ। और जो रामापिथेकस थे ना, ये आपके पास ज्यादा मैन की तरह थे, मोर मैन लाइक। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ आपने क्या लिखा इसमें। डारियोपिथेकस, डारियोपिथेकस 15 मिलियन ईयर्स एगो याद रखनी है।
है ना, फ्लो चार्ट की फॉर्म में 15 मिलियन ईयर्स एगो ये डेवलप हुए। ठीक है, देखो याद रखना, याद कैसे रखोगे आप कि राम का नाम कौन लेते हैं, मैन लेता है राम का नाम, है ना, याद रखने के लिए बता रही हूँ जस्ट। तो ये ज्यादा मतलब देखने में किसकी तरह थे, मैन की तरह थे, जबकि एप्स में जैसे हम मंकीज को रखते हैं ना, तो बेसिकली ये मंकीज की तरह ज्यादा थे, जैसे चिंपैंजीज की तरह, है ना, उनकी तरह, मंकीज की तरह उनकी तरह ज्यादा थे ये। तो वो हो गए हमारे कौन, डायरेप्टिकस। ठीक है, तो देखो अब और इनके बारे में, दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों के बारे में क्या है वो हम जरा फोकस करते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, वॉक वॉक्ड लाइक गोरिल्लास एंड वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, है ना। ये वॉक इनकी तरह, मतलब ये एप्स में जैसे गोरिल्ला हो गए, चिंपैंजी हो गए, है ना, इनकी तरह ये वॉक करते थे। तो कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म थे, है ना, वो हुए हमारे डायरिप्थेकस और रामाफिथिकस, वॉक लाइक गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको सबसे पहला क्या लिखना है, ये वाला डायरिप्थेकस रामाफिथिकस, है ना। 15 मिलियन ईयर्स एगो डायरिप्थेकस मोर more ape-like, Ramapithecus more man-like, walk like gorillas and chimpanzees। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरफ चलते हैं, है ना। इसमें ये ईयर याद रखना है ना। ये है हमारे पास कितने पुराने, 2 मिलियन ईयर्स एगो ये डेवलप हुए, 2 मिलियन ईयर्स एगो। रामाफिथिकस और इसमें क्या था, रामाफिथिकस डायरो में हमने पढ़ा, डायरोफिथिकस रामाफिथिकस में 15 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। lived in ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, है ना। ये कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे ये, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। अच्छा, और एक बात और, ये फ्रूट्स भी खाते थे, 8 फ्रूट्स। ठीक है, और शिकार भी करते थे। तो हंटेड, शिकार करना, हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, हंटेड विद स्टोन वेपन्स। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, हमने क्या पढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में 2 मिलियन ईयर्स एगो कहाँ रहते थे, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। क्या ये फल खाते थे, यस, 8 फ्रूट्स। ठीक है, हंटेड विद स्टोन वेपन्स। ठीक है, फिर आपके पास आए हमारे होमो हैबिलिस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद क्या आए, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो। और इसमें होमो हैबिलिस के बारे में ना, होमो वर्ड से याद रखेंगे। स्पेशल बात क्या है, होमो वर्ड से याद रखेंगे कि इनके बारे में स्पेशल बात क्या है। ठीक है, ये क्या थे, ये थे हमारे फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। ठीक है, इसी वजह से हम इनको होमिनिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमिनिड बोलते हैं। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे ये, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, होमिनिड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है इनकी ब्रेन कैपेसिटी के ऊपर। ह्यूमन लाइक थे, तो अब हम ब्रेन कैपेसिटी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन लाइक थे तो अब हम ब्रेन कैपेसिटी को भी पढ़ेंगे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी लगभग 650 से 800 सीसी,
650 से 800 सीसी थी लगभग, ठीक है। होमो हैबिलिस क्या आपके पास जो है वो मीट खाते थे? नहीं, डिड नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाते थे। अच्छा, रिवाइज करिए जल्दी से। 2 मिलियन ईयर्स एगो क्या थे हमारे? होमो हैबिलिस, ठीक है, हो गया। फिर देखो, होमो से याद रखेंगे ये थे क्या? फर्स्ट ह्यूमन लाइफ। होमो से हमने क्या याद किया? ये थे फर्स्ट ह्यूमन लाइफ बीइंग, इसीलिए मैंने इनको क्या बोला? होमिनिड बोल दिया। इनकी ब्रेन कैपेसिटी, अब हम यहाँ पे ह्यूमन लाइफ बोल रहे हैं तो मुझे अब ब्रेन कैपेसिटी भी पढ़ना पड़ेगी, तो ब्रेन कैपेसिटी याद रखनी है 650 से 800 सीसी तक लगभग। क्या ये मीट खाते थे? नहीं, दे डिड नॉट एट मीट। आगे चलिए, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस में क्या ध्यान में रखना है? ये एग्जिस्ट करते थे 1.5 मिलियन ईयर्स एगो लगभग, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटी कितनी? 900 सीसी। यहाँ पे ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी लगभग। देखो अब आप ध्यान से देखिएगा, ब्रेन कैपेसिटी बढ़ रही है यहाँ पे 650 से लेके 800 सीसी तक, जबकि यहाँ पे लगभग 900 सीसी हो गई ब्रेन कैपेसिटी। कई बार क्वेश्चन आता है कि होमो इरेक्टस क्या आपके पास मीट खाते थे? यस, सो दे एट मीट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मीट कौन नहीं खाते थे? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मीट नहीं खाते थे। होमो हैबिलिस डिड नॉट एट मीट, ठीक है, दे डिड नॉट एट मीट, जबकि होमो इरेक्टस दे एट मीट। 900 सीसी पूछा जाए तो बोलेंगे होमो इरेक्टस में। क्वेश्चन पूछा जाए कि मीट कौन खाते थे तो बोलेंगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एट मीट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। होमो इरेक्टस के बाद कौन आए? होमो इरेक्टस के बाद हमारे पास आए, जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, दैट इज होमो निएंडरथैलेंसिस, जिनको निएंडरथल मैन बोलते हैं। इनको कहा जाता है निएंडरथल मैन। इनको क्या बोला गया? निएंडरथल मैन, ठीक है, याद रखना, निएंडरथल मैन इनको बोला गया, ठीक है। अच्छा, ये कब इवॉल्व हुए? तो लगभग 1 लाख से लेके 1 लाख से लेके 40,000 ईयर्स एगो, 1 लाख से लेके 40,000 ईयर्स एगो। क्वेश्चन आता है कई बार कि इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो कितनी थी, तो इनकी, अब हमने बोला ना ये फर्स्ट वॉइस मैन थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया, फर्स्ट वॉइस मैन थे, तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो कितनी थी इनकी ब्रेन कैपेसिटी? इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी लगभग 1400 सीसी, 1400 सीसी लगभग, है ना। और ये कहाँ पे रहते थे? नेक्स्ट पॉइंट, लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। अच्छा, ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये बिना मतलब बिना शरीर को ढके रहते थे, जबकि पीछे वाले जो हमने पढ़े वो जो है वो शरीर को बिना ढके रहते थे। जबकि इसके बारे में एक चीज पूछी जाती है कि निएंडरथल मैन जो है वो कुछ चीज जो है वो छुपाने के लिए यूज करते थे। सो दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हाइड्स का यूज करते थे। सो ये एक तरह से ऐसा नहीं था कि ये अपनी बॉडी को अनकवर्ड रखते थे, सो दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या ये, जैसे मान लीजिए इनकी डेथ हो गई, तो क्या उसके बाद ये अपने जो डेड थे उसको दफनाते थे? इज दे बरीड देयर डेड? सो यस, सो बरीड देयर डेड। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निएंडरथल मैन में हमने क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी जो हमें फोकस करनी है? सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है 1 लाख से लेके 40,000 ईयर्स एगो ये एग्जिस्ट हुए। सेकेंड आता है इनकी ब्रेन कैपेसिटी जो है लगभग 1400 सीसी थी। नेक्स्ट वन इज अवर लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, लिव्ड इन ईस्ट एंड एशिया। क्वेश्चन आता है कि पहले ऐसे ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान, है ना, ऐसे कौन से मतलब ऑर्गेनिज्म देखने को मिले जो कि यूज करते थे हाइड्स को टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी।
जैसे मान लीजिए किसी पत्ते से जो है वो बॉडी को जो है वो कवर कर दिया है ना, एक तरह से बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए जो है हाइड्स का यूज करना, तो निएंडरथल मैन। ठीक है, बरीड देयर डेड भी इसी में आ जाएगा। सो ह्यूमन इवोल्यूशन में आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके पास आए, लास्ट में आए हमारे फर्स्ट वॉइस मैन, निएंडरथल मैन, सबसे ज्यादा जिनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 1400 सीसी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हमारे पास आए जो हम हैं, हम क्या है, हम है होमोसेपियंस। ठीक है, वी आर लाइक मॉडर्न मैन, वी आर मॉडर्न मैन एक्चुअली। सो लास्ट वन हमारे पास क्या आता है, लास्ट वन आता है आपका, जो कि मैं यहाँ लिखती हूँ, दैट इज होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस को क्या कहा गया, होमोसेपियंस को कहा गया हमारे मॉडर्न मैन। ये क्या हुए आपके, दीज आर योर मॉडर्न मैन, राइट। And here what is important to you, here year is important. So 75,000 से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कितना ईयर्स एगो, है ना, तो लगभग 75,000 से 1 लाख ईयर एगो, ठीक है, ये एग्जिस्ट हुए सबसे पहले। तो अगर हम बात करें इसमें, इनके बारे में ना स्पेशल बात क्या है जो आपको माइंड में याद रखनी है, वो आप याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर का यूज करना, एग्रीकल्चर का यूज करना, ठीक है। एग्रीकल्चर जो होमोसेपियंस है, मॉडर्न मैन है ना, वो ही इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया। तो अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। एक फ्लो चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालनी है फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट ही आपको जो है वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ मैन में फ्लो चार्ट हम जरा बनाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मैन या ह्यूमन इवोल्यूशन। सबसे पहले आए हमारे डारियोफिथेकस, डारियोफिथेकस। फिर आपके आए रामाफिथेकस। देन हमारे पास क्या आए उसके बाद, ऑस्ट्रेलोफिथेकस, ऑस्ट्रेलोफिथेकस। देन होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद क्या आया आपके, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। देन क्या आए, निएंडरथल मैन जो अभी पढ़ा, निएंडरथल मैन, निएंडरथल निएंडरथल मैन, ठीक है। या इसी को बोला जाता है, इसी को ही होमो वर्ड से लिखना है ना, तो इसी को ही बोला जाता है होमो निएंडरथेलेंसिस, होमो निएंडरथेलेंसिस। देन लास्ट आते हैं हमारे होमो, ओके मैम श्योर, ओनली लास्ट वर्ड इज लेफ्ट। होमोसेपियंस आए आपके लास्ट वन। टाइम हो गया। देखो आपको होमवर्क क्या करना है, जो हमने होमोसेपियंस वाला मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन जो हमने पढ़ा, ये रिवाइज करना है बेसिकली, ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट चैप्टर, राइट। देन फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर।